सभी साथियों को मेरा यानी गंगाधर सोनी का नमस्कार। आज मैं एनटीए नेट 2019 जो 25 जून को एग्ज़ाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का और सेकंड पारी में, उसमें हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चनों की आंसर की लेकर आ रहा हूँ और मेरा ये दावा है कि यह आंसर की पूर्ण विश्वसनीय होगी और आपके लिए अच्छी सहायक सिद्ध होगी। मैं इस बात का ये दावा कभी नहीं करता कि ये पूर्णतः ऑथेंटिक है। ये एक अनऑफिशियल आंसर की है जो आप सभी के सहयोग के लिए जारी की जा रही है। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, कमेंट करके अपने विचार अवश्य मुझे अवगत कराएं ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। तो हम चलते हैं आंसर की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आ रहा है कि पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि किस कारण मिली। तो जाहिर सी बात है कि प्राचीन समय में जो पंडित की उपाधि है वो संस्कृत का विद्वान होने के कारण ही मिलती है। तो पंडिता रमाबाई को इस संस्कृत का विद्वान होने के कारण है, एक ज्ञानी व्यक्ति होने के कारण, ज्ञानी महिला होने के कारण, संस्कृत का अत्यधिक ज्ञान, संस्कृत का विद्वान होने के कारण उसको ये उपाधि दी गई। तो आंसर हो गया ये 4 नंबर आंसर इसका हो गया। आगे हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है वो आया है, सुमेलित करना था, बुक्स दे रखी हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम से पूछा गया है। तो मार्क्स से हम देश को सुमेलित करते हैं, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, तो ये राम मनोहर लोहिया की है। और गांधी एंड गांधीज्म ये BR अम्बेडकर की हैं। सावित्री ए लीजेंड ऑफ सिंबल ये अरविंद घोष की हैं। और गीतांजलि जो प्रसिद्ध पुस्तक है रविन्द्रनाथ टैगोर की, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये हम देखें तो ये सी आंसर इसका सही बैठ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं कि कार्ल मार्क्स द फाउंडर ऑफ मार्क्सिज्म यानी मार्क्सवाद का प्रवर्तक कार्ल मार्क्स है, वो मूलतः किस देश का नागरिक था। तो वो जर्मनी का रहना था, जर्मन था कार्ल मार्क्स। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना है मोहम्मद इकबाल से संबंधित नहीं है। तो हम देखते हैं कि मोहम्मद इकबाल ने तराना हिंद लिखी थी, ये उसकी है। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इंडिया ये भी उसकी थी। द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम ये उसकी नहीं थी। देबंग एदारा ये उसकी थी। तो ये एक बुक इसकी नहीं है। तो हम देखते हैं तो ABD ये आंसर इसका सही आ रहा है। आगे हम देखते हैं कि ए ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ए ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड पुस्तक के जो लेखक है वो है एंटोनियो ग्राम्सी, ये था एंटोनियो ग्राम्सी था। और ये एक पुस्तक नहीं है, ये है उसके लेखों का संग्रह है। जैसे उन्होंने प्रिजन नोट, उसकी जो बुक है प्रिजन नोटबुक, उसके जो पत्र थे उनका एक संग्रह था, वैसे ही एक ग्रेट टेरिबल वर्ल्ड भी है, उसके जो लेख थे, पत्र थे, उनका एक संग्रह है। आगे हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा उत्तर आधुनिकता के संबंध में असंगत है। तो साथियों मैं इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ और मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको इसका क्वेश्चन अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सातवां हम क्वेश्चन देखते हैं कि किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकांकी, शुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है। यानी यहाँ हम देखते हैं तो मनुष्य की जो है उसने बुराई, मनुष्य को पूर्ण रूप से बुरा बताया। तो पूर्ण रूप से बुरा है वो हॉब्स ने ही बताया। लोक और रूसों ने थोड़ा उसके बारे में सभी बातें की, मैकियावेली ने इतनी इसकी ज़्यादा बुराई नहीं की। तो पूर्ण रूप से जो बुरा है वो हॉब्स ने ही बताया कि एकांकी है, घिनौना, शुद्र है, पशु तुल्य है, ये हॉब्स का है। अगर यहाँ आता कि नोबल पशु, आदर्श पशु, तो रूस हो सकता था, परंतु केवल पशुवत बताया है और अल्प बताया यानी थोड़ा सा जीवन काल है, तो ये हॉब्स हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला हम देखते हैं कि कौन सा एक असंगत है, कौन सा एक संगत मेल नहीं है। हम देखते हैं कि फेबियनवाद ये शांतिपूर्ण परिवर्तन से संबंधित है, बिल्कुल राइट है। श्रेणी समाजवाद ये व्यवसायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और श्रमिक संघवाद ये ट्रेड यूनियन या ट्रेड ये भी सही है। और ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद है आमूल परिवर्तनवादी, आमूल परिवर्तन बिल्कुल फटाफट दिन रात में चेंज हो जाए, फटाफट चेंज हो। परंतु हम देखते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद में धीरे धीरे परिवर्तन पर बल दिया जाता है, आमूल परिवर्तन पर बल नहीं दिया जाता, इसलिए ये गलत है। तो ये 4 नंबर आंसर हो गया इसका। दूसरा 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि कुछ पुस्तकों को सम्मिलित करना बताया गया है। विलंबित पूंजीवाद ये किसका है, ये फ्रेडरिक जेम्सन की है।
विखंडनवाद ये है जैक्स डेरिडो की है, और ये महान वृत्तांतों का अंत है ये लियोटार्ड की है, और ज्ञान और शक्ति की संकल्पना है वो मिशेल फुकॉल्ट की है। तो ये चारों अब हम देखें इनको तो ये ए ऑप्शन सही आ रहा है। अगला हम 10वां क्वेश्चन देखें तो प्रश्न पूछा गया है कि किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बगैर कुछ को उत्कृष्ट बनाना ये किससे संबंधित है, तो ये नोजिक के हकदारी सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ 2 नंबर है जो आंसर होगा। आगे हम देखते हैं निम्न में से कौन सा समाचार पत्र तिलक से संबंधित है। हम देखते हैं केसरी लिखा हुआ है तिलक के द्वारा, मराठा है वो भी तिलक के द्वारा लिखा हुआ है, सुधारक है ये तिलक द्वारा नहीं लिखा गया, हरिजन है ये महात्मा गांधी का था ये भी नहीं लिखा गया है। तो यहाँ संबंधित नहीं है पूछा गया है, तो संबंधित कौन सा नहीं, सी और डी नहीं है। तो हम कई बार पढ़ने में गलत कर लेते हैं, इनमें से कौन सा समाचार पत्र तिलक से संबंधित, हम ए भी यहाँ आ रहे हैं तो ए भी कर देते हैं, परंतु नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, कई बार यहाँ कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं। तो ये अपना सी डी आंसर सही हो गया, 4 नंबर। अगला हम क्वेश्चन देखें निम्न में से कौन नव मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। जुर्गेन हेबरमास ये संबंधित है, एरिक फ्रॉम ये भी संबंधित है, हार्बर्ट मार्क्यूज ये भी संबंधित है, और ये जो रोजा लग्जमबर्ग है वो मार्क्सवाद से संबंधित है, नव मार्क्सवाद से संबंधित नहीं, ये प्योर मार्क्सिज्म है। तो ये आंसर गलत है इसका, तो ये सही हो गया कि नव मार्क्सवाद से संबंधित कौन सा है, संबंधित नहीं है। तो ये 4 नंबर ऑप्शन है, रोजा लग्जमबर्ग है वो नव मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। आगे हम देखते हैं कि नारियों का तर्क है कि महिला मूल्य मुख्यतः आधारित होता है। तो महिला हैं वो जैविक और प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर निर्भर है, ऐसा नारीवादियों का मानना है। आंसर हो गया 3। अगला हम देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण की जो है बायोग्राफी किसने लिखी, आत्मकथा किसने लिखी, स्वयं जयप्रकाश नारायण ने, बिल्कुल नहीं, रामवृक्ष बेनीपुरी ने। तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी था व्यक्ति जिसने जयप्रकाश नारायण की ये आत्मकथा लिखी। तो आंसर हो गया 2। अगला हम 15वां क्वेश्चन देखें, द इंग्लिश थिंक्स दे आर फ्री, यानी अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, परंतु वे केवल मंत्रिपरिषद संसद के सदस्यों के निर्वाचन के समय ही स्वतंत्र होते हैं। ये ये कथन किसने कहा, यानी इस प्रश्न को अगर ऐसा आ सकता था कि इंग्लैंड के लोग 5 साल में एक बार टर्राते हैं, जैसे मेंढक टर्राता है वैसे ही इंग्लैंड के लोग हैं 5 साल में एक बार बोलते हैं। तो ये जो कथन है किसने कहा था, ये कथन कहा था रूसो ने। अगला हम देखते हैं 16वां क्वेश्चन, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, बहुत इजी चर्चित पुस्तक है, उपनिवेशवाद के बारे में लिखा गया है। तो ये फ्रांस फैनन की है। तो फ्रांस फैनन की 2 ही किताबें थी, रेंस्ड ऑफ द अर्थ, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। अगला हम देखते हैं अग्नासूत। अग्नासूत हमारे सिलेबस में था और ये बिल्कुल सीधा सा पूछ लिया कि अग्नासूत क्या है। तो अग्नासूत क्या था, जो दिग्ग निकाय था, बौद्ध साहित्य में दिग्ग निकाय है, उसका 27वां सूत है वो अग्नासूत था। 18वां हम देखते हैं निम्न में से किस विचारक के लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ। लेखन में सबसे पहले हम देखते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति, यानी आमने सामने 2 जनों के बीच में द्वंद्व। तो उस शैली का प्रयोग सुकरात ने किया था, परंतु उसने लेखन में नहीं किया। उसने लेखन में किसने किया था, प्लेटो ने। प्लेटो ने जो पुस्तकें लिखी वो द्वंद्वात्मक शैली में लिखी, तो लेखन में प्लेटो आ गया। अगर पद्धति के रूप की बात करें केवल, तो वो हिगल होता। अगर यहाँ ये लेखन नहीं आता तो यहाँ हिगल आंसर होता, लेखन आ गया, इसके मतलब आंसर कौन हो गया, प्लेटो हो गया। तो 2 नंबर आंसर। आगे हम देखते हैं किसने कहा कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त हैं। तो ये जो माओ है, माओ जेडांग, चीन के जो प्रसिद्ध विचारक रहे हैं, इनका ये स्टेटमेंट है, प्रसिद्ध कथन है। आगे हम देखते हैं इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म मीन्स, ये जो एकीकृत मानववाद है क्या है, उसका क्या अर्थ है। ये अरविंद घोष से संबंधित प्रश्न है। तो ह्यूमन लाइफ इज नॉट आइसोलेटेड, यानी मानव जीवन पृथक नहीं है। हार्मोनी अमॉन्ग्स इंडिविजुअल सोसाइटी एंड नेशन, की व्यक्ति समाज और नेशन में है, राष्ट्र में क्या है, आपस में संबंध होता है। द एसेंशियल यूनिटी ऑफ द मैन, यानी मनुष्य की आवश्यक एकता, उसके बारे में उन्होंने ये कहा था।
स्टेट इज सुपीरियर देन नेशन, उसने कहा कि राज्य है वो नेशन से बड़ा हो, ऐसा उसने कभी नहीं कहा। उसने नेशन को स्टेट से बड़ा माना था, इसका उल्टा माना था, इसलिए ये डी है वो गलत है, ये मीनिंग नहीं है। तो अपना ए बी सी डी सही हो गया। तो ए बी सी डी कहाँ है सही, ये 1 नंबर ऑप्शन ये राइट हो गया। आगे हम देखते हैं 21वां क्वेश्चन, किसका विचार है कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है, इनका ध्येय समान है। तो ये कथन था हीगल का। हीगल भी एक आदर्शवादी था, उसने कला, धर्म और दर्शन के बारे में ये बात कही थी। कौटिल्य का जो राज्य का मंडल सिद्धांत है उसमें कितनी प्रकृतियां हैं, तो कौटिल्य ने राज्य के जो मंडल सिद्धांत दिया, एक मंडल में 12 राज्य होते हैं और 6 राज्यों की उन्होंने बात की थी, 6 प्रकार के राजाओं की। तो 12×6=72, तो ये आंसर हो गया 72। आगे हम बात करते थे गांधी जी विश्वास करते हैं, तो हमने पढ़ा है गांधी जी के बारे में कि गांधी जी मानते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो भी पवित्र होना चाहिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जो साधन अपना रहे हैं वो भी पवित्र होना चाहिए, यानी साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए, यानी दोनों न्याय संगत होने चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन हो गया। 24वां हम देखते हैं बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत वे प्रवासी जातीय समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता, क्या कहलाते हैं। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा सही नहीं बता सकता हूँ, हो सकता है ये 4 नंबर ऑप्शन सही हो, परंतु अगर आपको यह आंसर इसका कहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 25वां हम देखते हैं कि मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटीज राइट, ये 1995 ये पुस्तक किसने लिखी थी, ये प्रसिद्ध पुस्तक थी विल किमलिका की। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे हम चलते हैं कि 2 कथन दिए हुए हैं, एक अभिकथन है दूसरा तर्क है। तो पहला अभिकथन क्या कह रहा है कि गांधी के अनुसार धर्म से अलग राजनीति मृत्युजाल है। तो गांधी जी ने राजनीति को धर्म से अटूट माना और उसको मृत्युजाल बताया, बिल्कुल सही बात है। और फिर दूसरा तर्क क्या दिया है कि राजनीति में धर्म का प्रवेश आवश्यक है क्योंकि धर्म के अभाव में ये सांप्रदायिक रंग ले सकती है, ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं कही थी। तो ए सही है, परंतु आर क्या है गलत है। तो ये 3 नंबर आंसर हो गया इसका सही। आगे देखें साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन थे। तो साइलेंट स्प्रिंग लेखक के जो स्प्रिंग के पुस्तक के लेखक कौन थे, रेचल कार्सन थे। तो ये 3 नंबर ऑप्शन इसका भी सही है। आगे हम देखते हैं रोल्स के सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रभाव था। तो रोल्स ने है व्यक्ति को प्रमुख मानकर है जो न्याय का सिद्धांत दिया था। तो प्रवाह का सिद्धांत कौन है, व्यक्ति हैं। कई लोग समाज को मानते हैं कि उन्होंने कहा है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा दी है, तो समाज ठीक है दी है, परंतु ये एक उदारवादी था, इस उदारवाद में व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये व्यक्ति आंसर होगा। तो विचार का जो प्रवाह है वो व्यक्ति से स्टार्ट होगा, व्यक्ति से समाज की ओर होगा, तो व्यक्ति से समाज का निर्माण किया जाएगा। तो आंसर 1 नंबर हो गया। आगे हम कथन देखें हैं मैकियावेली के दर्शन में साध्य साधनों की उपयोगिता को पुष्ट करता है। साध्य हमारा लक्ष्य है वो साधनों की उपयोगिता को पुष्ट करता है। तो द प्रिंस का मुख्य ध्येय क्या हुआ, राज्य की एकता और अखंडता लाना। ये भी सही था, ये भी सही था, क्योंकि जो प्रिंस जो पुस्तक लिखी उसने इटली के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए लिखी थी। और ये मैकियावेली के दर्शन में साध्य है वो साधनों की उपयोगिता को पुष्ट करता है कि हमारा जो उद्देश्य है वो ही बताएगा कि हमने जो साध्य लिए साधन काम में लिए उनकी उपयोगिता क्या है। तो हम देखें कथन भी सही है और तर्क भी सही है, दोनों इसकी व्याख्या भी करता है। तो ए आंसर हो गया। आगे हम देखते हैं कि किसने कहा था कि मानव का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबिंब लगाना वर्तमान और भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है। तो हम देखते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा समर्थक था वो था जेम्स मिल। तो आंसर यहां से हो गया जेम्स मिल। आगे इस तरह का जो कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आया था और ये किस पुस्तक से लिया गया है या इसमें हम बात देखें, ये पहली बार है ऐसा प्रश्न है वो हमें देखने को मिल रहे हैं नेट के एग्जाम्स में कि कोई कम्प्रिहेंशन दिया जाएगा और उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे पॉलिटिकल साइंस विशेष रूप से। हालांकि ऐसे प्रश्न है फर्स्ट पार्ट में जरूर आते हैं, परंतु जो सेकंड पार्ट जो प्योर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होता है उसमें ऐसा नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन नोट कंपोनेंट ऑफ प्री मॉडर्निज्म, यानी पूर्व आधुनिकरण में यानी प्राचीन समय में कौन सा है कंपोनेंट नहीं था। तो हम देखते हैं कि प्राचीन समय में कास्ट थी, कास्ट था,
परंतु क्लास वर्ग नहीं था, वर्ण जरूर था, वर्ग नहीं था, कम्युनिटी था, क्लेन था। तो ये था, तीन थे, ये का वर्ग है वो नहीं था। वर्ग है आधुनिक मॉडर्नाइज्ड युग, आधुनिक युग का है कॉन्सेप्ट है, प्राचीन युग का कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो ये हम देखते हैं गद्यांश जो है वो रजनी कोठारी की पुस्तक से लिया गया है। तो इसमें से सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में जाति की राजनीति की धारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आंसर हो गया ये रजनी कोठारी। ये रजनी कोठारी की पुस्तक से लिया गया खंड है। आगे हम देखते हैं कि ये सेम जो खंड दिया हुआ है उसको पढ़कर हम देखें तो एक और क्वेश्चन बन रहा है कि निम्न में से कौन भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में 3 लोकतांत्रिक अभ्युदय का प्रवर्तक है? तो हम यहाँ बात करें अतुल कोहली या लॉयड सुजैन रुडोल्फ या फिर हम देखें ये पार्थ चटर्जी। तो अगर इनमें से हम तीनों की बात करें तो जो अतुल कोहली है उन्होंने डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट इंडिया ग्रोविंग दिया था। तो उसमें है भारत में लोकतांत्रिक अभ्युदय की बात की गई थी। तो अतुल कोहली इसका है वो सही आंसर होगा। आगे हम चलते हैं। द एंटी मिसाइल सैटेलाइट टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया ऑन 27 मार्च 2019 इज नाउन एज। अंतरिक्ष से जो मैं एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया था भारत ने 27 मार्च को, वो किस नाम से जाना जाता है? तो उसको मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। आंसर हो गया 3। 35वां हम क्वेश्चन देखें कि भारत की लोकतंत्र राजनीति में राजनीतिक दलों के प्रवेश के आरोही क्रम को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम देखें इनका कालानुक्रम क्या होगा। तो हम कालानुक्रम की बात करें तो सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हम इनके वर्षों की बात कर लें कौन किससे संबंधित है। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मन से 2006 में इसका है वो निर्माण हुआ था। तेलंगाना राष्ट्र समिति है उसका निर्माण हुआ था 2001 में। और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है उसका जो निर्माण हुआ था 1998 में हुआ। और एनसीपी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, एनसीपी यहाँ हम कंफ्यूजिंग में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी हम राष्ट्रीय कांग्रेस को मान सकते हैं, मान ले तो यहाँ अपना सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। ये एनसीपी है और एनसीपी की स्थापना हुई थी 1999 में। तो यहाँ से हम देखें तो सी सबसे पहले आ रहा है और उसके बाद में डी, सी डी और फिर बी और ए, सी डी बी ए, ये 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे हम चलते हैं 36वां क्वेश्चन। निम्न में से किस आयोग और समिति ने प्रत्येक जिले में नगरीय और ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा की? तो हम देखते हैं जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा है सभी ने की है, इन तीनों ने भी की है। परंतु एक जो महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है कि ग्रामीण और नगरीय दोनों का प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद की सृजन की जो अनुशंसा की, ये एक नया क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें नयापन है, इसमें एक इंटरनल बात है और हो सकता है कि इसका आंसर इन तीनों से अलग डिफरेंस निकल के हो सकता है ये 4 नंबर आंसर आए। तो मैं इसके बारे में दावा नहीं करता कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, परंतु ये क्वेश्चन ये इतना जरूर बता देना चाहता हूँ कि इस प्रश्न में कुछ इंटरनल है, ये जितना सीधा दिखता है उतना सीधा नहीं है। आगे हम देखते हैं कि सैमुअल हंटिंगटन ने जो एनालिसिस किया था वेब ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन यानी लोकतंत्रीकरण के जो है लहरें बताई, उसमें भारत का एक कौन सा स्थान था? भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई तो वो कौन सी लहर में हुई थी? तो जो सेकेंड वेव है वो है आंसर होगा सेकेंड, जो 1945 यानी द्वितीय विश्व से पहले जिन देशों में लोकतंत्र का निर्माण हुआ था वो प्रथम वेव में आएगा। और 1945 के बाद में द्वितीय लहर चली और लगभग 1990 के बाद में तृतीय, वर्तमान में जो है चतुर्थ लहर हो रही है। आगे हम देखते हैं संगठन में संघर्ष के समाधान के लिए मेरी पाकर फोलेट ने कौन से मार्ग सुझाए थे? तो आधिपत्य का उसने बात की है, समझौते की उसने बात की है, समर्पण की बात नहीं की है, एकीकरण की बात उसने की है। ए बी डी सही है, तो ए बी डी ऑप्शन है नंबर 2, तो ये 2 नंबर ऑप्शन सही होगा।
सुमेलित कीजिए। ये भारत के जो सुप्रीम कोर्ट ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से आया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो हम इसको मिलाएं तो शरीर प्रस्तुत करना, परमादेश यानी आदेश देना, और उत्प्रेषण यानी सूचित करना, और अधिकार परिचय मतलब किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हो, ये इनके अर्थ हैं। तो कौन सा हो गया, ए में हो गया 3 और बी में 1 3 1 और सी में हो गया 4 और डी में हो गया 2। सी में हो गया 4 और डी में हो गया 2। तो यहाँ से हम देखते कौन सा उत्पन्न हो गया, ए में 3 और बी में 1 ये हो गया, सी में 4 और डी में 2। तो ये 2 नंबर ऑप्शन है वो सही आ रहा है। आगे देखें थे इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक, वो किससे संबंधित है, तो ये लोक चयन उपागम से संबंधित है, आंसर हो गया 1। तो अगला हम देखते हैं निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम देखते हैं इन समितियों का जो है कालानुक्रम कब गठित की गई थी। हम देखते हैं सतीश चंद्र कमेटी है 1989 में गठित की गई थी। होता समिति है वो 2004 में गठित की गई थी। कोठारी कमीशन है 1974 में गठित की गई थी। और योगेंद्र की अलग समिति है वो 2001 में गठित की गई थी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है कि सबसे पहले कोठारी कमीशन सी, और उसके बाद में है सतीश चंद्र कमेटी बी, और फिर उसके बाद में है डी, और फिर लास्ट में बी। तो CADB, तो ये 2 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। आगे हम चलते हैं, निम्न में से किसने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया। तो स्पष्ट रूप से अगर बात करें कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर है, पॉल एप्पलबी ने किया था, हर्बर्ट साइमन ने किया था, सर जोसिया स्टैम्प ने भी किया था। तो निश्चित रूप से 300 आंसर है। चौथा जो LD वाइट है उन्होंने भी अंतर किया था, परंतु उन्होंने अंतर है वो बहुत ही सूक्ष्म किया था। अब ये देखा जाना है कि इसको मानेंगे या नहीं माना जाएगा। तो आंसर सीधी बात है ACD तो आंसर होने वाला है ये। अगर LD वाइट को भी ये मान लिया जाए, उसके सूक्ष्म अंतर को भी अगर माना जाए, तो ये 4 नंबर भी ऑप्शन हो सकता है। तो मैं पूर्ण रूप से दावा नहीं करूंगा कि कौन सा सही है, परंतु 3 और 4 में से इसका आंसर बिल्कुल होगा। आगे हम देखते हैं ब्रेक्जिट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है नहीं है। तो यहाँ देखते हैं ब्रेक्जिट का तात्पर्य UK का यूरोपियन यूनियन को छोड़ना, बिल्कुल सही है। और यूरोपियन यूनियन के संबंध में UK में भारी आर्थिक भार और बेरोजगारी को जन्म दिया। तो यहाँ इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। और ब्रेक्जिट वाद के विषय ने है PM डेविड कैमरून को त्यागपत्र के लिए बाध्य किया, बिल्कुल सही है। और ब्रेक्जिट के पक्ष में मुख्यतः युवा मतदाताओं ने वोट दिया, तो यही भी बात है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ से 2 नंबर ऑप्शन है वो गलत हैं, तो ये सत्य नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन होगा। आगे हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी जो सेवा है उसका भारतीय संविधान में वर्णन नहीं है। तो IAS सर्विस का भारतीय संविधान में वर्णन है, IPS सेवा का वर्णन है, IFS सेवा का वर्णन है, परंतु भारतीय न्यायिक सर्विस ऐसी सर्विस अभी है बनी नहीं है। भारतीय न्यायिक सेवा है ऐसी सेवा है वो अभी तक आई नहीं है, इसलिए इसका वर्णन संविधान में नहीं है। तो इन 3 का वर्णन है, चौथे का वर्णन नहीं, तो ऑप्शन हो गया 4। 45 हम देखते हैं श्रमिकों, कृषकों और समाज के सीमांत वर्गों का प्राधान्य नव लोकतंत्र के रूप में निम्न से किससे संबंधित है। तो श्रमिक, कृषकों और समाज के सीमांत वर्ग के लोगों को लेकर जो क्रांति की बात की गई थी वो मार्क्सवाद ने की थी, तो ये मार्क्सवाद से संबंधित है, ये बात है। आगे हम देखते हैं 46वें क्वेश्चन में किस केस में निर्णय दिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो हम देखते हैं कि ये जो उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, केशवानंद ये बेरुबारी वाद 1960 में ये वाद केस हुआ था, उसमें ये दिया गया था। बेरुबारी केस में ये कहा गया था कि उद्देशिका वो संविधान का भाग नहीं है, और केशवानंद भारती वाद में इसको उल्ट दिया था। आगे हम देखते हैं 47वें क्वेश्चन है निम्न में से वैज्ञानिक प्रबंधन की मुख्य विशेषता क्या है। तो हम देखते हैं एकल प्रशासन विज्ञान जिसके सिद्धांत न केवल व्यापार बल्कि सरकार, धर्म और अन्य संगठनों पर भी लागू होते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल थी नहीं। कार्यात्मक फॉर्मेनशिप ये थी, योजना और क्रियान्वयन का पृथक्करण ये भी था, विभेदात्मक खंड से कार्य योजना ये भी था। तो 3 BCD आंसर हैं, तो BCD आंसर ये रहा 1 नंबर ऑप्शन में।
48वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा हंस जे मॉर्गेनथाउ द्वारा लिखित पुस्तक का पूर्ण शीर्षक है? तो हंस जो एच जे मॉर्गेनथाउ ने पुस्तक लिखी थी कौन सी? पॉलिटिकल अमंग नेशंस, और उसका फुल नेम क्या था? आगे उसके जो पॉलिटिकल अमंग नेशंस था ही, उसके आगे जो उसका जो शीर्षक था वो क्या था? द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। पावर पहले, पीस बाद में। तो ये 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ क्या है? तो क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ है संघर्ष प्रमुख रूप से वैचारिक और आर्थिक ने होकर सांस्कृतिक चरित्र का होगा। ये क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ है। 50वां क्वेश्चन देखें कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए भारतीय संविधान से संबंधित जो विदेशी लेखक थे, पहली बार ऐसा प्रश्न आया है कि भारतीय संविधान पर लिखी गई सारे के सारे जो विदेशी लेखकों के जो नाम है और उनके पुस्तकों के नाम एक साथ प्रश्न के रूप में आए। तो पहले ग्रेनुले ऑस्टिन, उसने लिखी थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी। मॉरिस जॉन्स, ये इसका था 1 नंबर। द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। फिर एम वी पायली ने क्या लिखा था? ये लिखा था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया, सर आइवर जेनिंग्स, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लिखा था। हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए में 3, बी में 1, 3 1, और सी में 4 और 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, पहला ऑप्शन ही हो रहा है। आगे हम देखते हैं लुक वेस्ट पॉलिसी है, वो भारत की थी 2005 में मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा लाई गई थी। भारतीय विदेश नीति का जो एक चरण था, तो वो किन से संबंधित है? तो वो पश्चिमी एशियाई देशों से संबंधित है, न कि वेस्टर्न कंट्रीज से। लुक वेस्ट यानी वेस्ट की तरफ देखो, पश्चिमी देशों को ओर देखना नहीं है, पश्चिमी एशियाई के देशों की ओर देखना ही उसका तात्पर्य है। तो सी आंसर होगा। 52 हम देखते हैं कि ये लोक प्रशासन के जो कालक्रम से संबंधित हैं। तो हम सबसे पहले देखें कि कालक्रम में आएगा राजनीति विज्ञान प्रशासन का द्विभाजन, तो वो उसका कालक्रम था सबसे पहले, तो वो हो गया 1887 से 1926। उसके बाद में जो आया था प्रशासन में सिद्धांतों का निर्माण, तो 27 से 37 ये सिद्धांतों का निर्माण हो गया। उसके बाद में आया था चुनौती का युग, तो 37 के बाद में 38 से 47 हो गया। और फिर लास्ट वाला था अस्मिता का संकट 48 से 70। तो हम देखते हैं ए में 4 हो रहा है, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। तो ए में 4, बी में 1 और सी में 2 और डी में सी में 2 और डी में 3। तो ये 2 नंबर ऑप्शन इसका सही जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि इंडिया वाज रिइलेक्टेड ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन बॉडीज 2017। भारत है यूएन की किस संस्था में है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में दोबारा है वो चुना गया? तो कार्यकारी संस्था के रूप में तो यूनेस्को में है भारत 2017 में दोबारा कार्यकारी बोर्ड के रूप में चुना गया। तो आंसर हो गया 1 नंबर। आगे हम देखते हैं स्टेशियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो स्टेशियोलॉजी में राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन, राजनीतिक दलों का अध्ययन किया जाता है। जो राजनीतिक दल है उनके अध्ययन का जो विज्ञान होता है उसको स्टेशियोलॉजी कहा जाता है। तो आंसर हो गया सी 3 नंबर। फ्लाइंग बीज है वो किससे संबंधित है? फ्लाइंग बीज संबंध है आसियान देश। आसियान देश को फ्लाइंग बीज कहते हैं कि ये मधुमक्खियों की तरह उड़ती रहती हैं और अपना विकास खुद करती हैं। तो ये आसियान देशों की तरफ इशारा है। आगे हम देखते हैं सम्मिलित करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था कि चुनाव व्यवस्था है वो किसे कब? तो अनुच्छेद 324 से 29। संघ और राज्यों के अंतर्गत सेवाएं, लोक सेवाएं हैं वो 308 से 323। पंचायतें 243 से 243 ओ, और जो संघ स्तर पर न्यायिक सेवाएं वो 124 से 147। तो कौन कौन सा हो गया? 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 ये पहला ही ऑप्शन आ रहा है। आगे हम देखते हैं कि कौन सा सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत कहलाता है। तो परंपरागत सिद्धांत की हम बात करें तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत वो भी परंपरागत सिद्धांत में आता है, और नौकरशाह सिद्धांत वो भी परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। अब कौन सा ऑप्शन ज़्यादा परफेक्ट माना जाएगा या ये डिलीट हो जाएगा, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं।
हो सकता है कि ये नौकरशाह का प्रबंध है, सिद्धांत है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे, तो कन्फर्म नहीं कह सकता। आगे 58वां कि अभिजन्मे परिसंचरण, उसका मतलब क्या है कि अभिजन्मे परिसंचरण यानी अभिजन्मे ट्रांसफर संचरण हो रहा है, तो एक कोई अभिजन बना वापस निकला, अभिजन बना वापस निकला, तो ये क्रमावर्तन है कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन अभिजन का। तो 1 नंबर हो गया। आगे हम देखते हैं कि सूचना के अधिकार द्वारा राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में किन विशेषताओं का आरंभ हुआ है। तो सावधानी, सूचना के अधिकार के द्वारा जो लोक प्रशासन है वो बिल्कुल उनमें सावधानी आ गई है, वो किसी भी सूचना के प्रति सावधानी से सूचना देते हैं, देख रेख बढ़ गई है, सतर्कता बढ़ गई है। लाल फीताशाही, लाल फीताशाही का मतलब क्या होता है कि लोक सेवक हैं वो जानबूझकर देरी से कार्य करें, कार्य में देरी लाते हैं, परंतु सूचना के अधिकार में क्या है, देरी की बात है नहीं, उसमें निश्चित टाइम मोड दिया हुआ है कि आपको 30 दिन के अंदर सूचना देनी है तो देनी है, वहां पर लाल फीताशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। तो ए बी सी डी सी ये 3 ऑप्शन है सही हैं, 2 नंबर ऑप्शन होगा। 60 हम देखें, इनमें से कौन सी नियुक्तियों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट, उसके हस्ताक्षर और मोहर सहित द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के वारंट उसके हस्ताक्षर मोहर से जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। परंतु भारत का जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति है वो केवल राष्ट्रपति की सहमति, केवल सहमति, औपचारिक सहमति मात्र से की जाती है, यानी वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। जिस प्रकार मंत्रिपरिषद रहती है उसी प्रकार ये महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के वारंट ये उसके हस्ताक्षर से नहीं होती है। तो ए बी सी सही है, 2 नंबर ऑप्शन। 61वां देखें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय कौन है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा आयोग सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय मतलब है जिसका संविधान जो केवल कानूनी निकाय है, संवैधानिक नहीं है, संविधान में जिनका वर्णन नहीं है। हम देखते हैं अनुसूचित जनजाति आयोग 338 के में इसका वर्णन है संविधान के। मानवाधिकार आयोग का वर्णन है वो संविधान में नहीं है, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का वर्णन भी संविधान में नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन अनुच्छेद 338 में है। तो ये ए और बी तो हो गया संवैधानिक निकाय, और बाकी बच गए बी और सी, ये क्या हो गया सांविधिक निकाय। तो यहाँ आंसर अपना होगा बी सी। तो ये 4 नंबर ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। आगे हम चलते हैं 63वां क्वेश्चन। निर्धन है इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि वे क्या नहीं कर सकते। ये किसका कथन है? इसका आंसर मेरे पास नहीं है, माफी चाहता हूँ। आगे 63वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच में आपसी जो मैकेनिज्म को बढ़ाने के लिए, ट्रेड का मैकेनिज्म बढ़ाने के लिए क्या मैकेनिज्म हुई। तो हम देखते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म, यानी निवेश किससे संबंधित है, निवेश सुविधा बढ़ाने से संबंधित जो मैकेनिज्म है उनके मध्य हुई। तो ये आंसर होगा 2। 65 देखते हैं हरित प्रदेश की मांग। ये काफी समय से ही क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 68 देखें भारत ने किस देश के साथ सुखोई विमान है वो सीधी सी बात है कहाँ का है, रूस का है। तो रूस का है तो हम उसके जो समझौता हो वो किसके साथ करेंगे, रूस के साथ। आंसर 4 नंबर। 67 देखें कि स्वैच्छिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के मध्य अंतर का आधार नहीं है। तो लोक हितैषी, तो स्वैच्छिक संगठन और गैर सरकारी संगठन दोनों लोक हितैषी हो सकते हैं, सही है। सदस्य भी इनमें कम ज्यादा हो सकते हैं, इसके आधार पर भी अंतर हो सकता है, निधियन के आधार पर भी अंतर हो सकता है। परंतु ये जो स्वैच्छिक संगठन और गैर सरकारी संगठन है वो पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हो, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो आंसर हो गया 4। क्रांति की जबर से तुलना किसने की थी? ये ग्रेट ब्रिटेन की थी। अगला हम देखते हैं 69 योजना अवकाश यानी हॉलीडेज
प्लान हॉलीडेज था अपना 1966 से 69 के बीच में, उससे उससे असंगत कौन सा है? तो ये लघु अवधि की आकस्मिक योजनाएं थी, यानी एक वर्ष की योजनाएं थी 3 साल की, और इन योजनाओं की अवधि 1966 से 69 थी, ये भी सही है, दो सही हो गया। युद्ध, मुद्रास्फीति और सूखा इन योजनाओं का मुख्य कारण था। तो 1965 का युद्ध और उसके बाद मुद्रास्फीति की दर बढ़ गई थी, सूखा अकाल पड़ा था, इस कारण ये पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर ये योजनाएं लाई गई, ये भी तो सही था। योजना अवकाश पहले 3 पंचवर्षीय योजनाओं की विफलता के कारण प्रारंभ हुए। तो पहली जो 3 पंचवर्षीय योजना थी वो सफल थी, असफल नहीं थी, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये गलत है। तो आंसर हो गया ये इसका 4। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडेज से संबंधित नहीं है, उसके साथ असंगत है। प्रसन्नता सूचकांक है वो किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भूटान से संबंधित है। आगे हम देखते हैं शब्दबंध ABCD का संबंध किससे है? जब भारत का निर्माण, भारत में रियासतों का गठन हुआ तो और राज्यों के निर्माण के संबंध में जो समूह बनाया गया था ABCD, तो ये राज्यों के निर्माण से संबंधित है। और 72वां क्वेश्चन देखें, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है यदि वे हैं। तो हम यहाँ देखें, यहाँ ऑप्शन में हम देखें तो कम से कम 3 ऑप्शन सही होने जरूरी है, या तो चारों सही है, नहीं तो 3 ऑप्शन होने सही होने जरूरी है। तो हम देखते हैं कि भारत का मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो, तो लोकपाल एक है। अगर 29 राज्यों की बात करें तो 29 लोकपाल हो जाएंगे, 30 लोकपाल हो जाएंगे। तो अगर शर्त ये होगी कि वो भारत का मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो, तो ये तो संभव होने वाला नहीं है कि इतने न्यायाधीश जो रिटायर तो हुए हैं, और अगर हुए भी हैं तो इतने जिंदा भी नहीं है, तो ये संभव नहीं है। तो ए आंसर तो किसी सूरत में नहीं होगा। बाकी 3 ऑप्शन सही होने चाहिए, तो क्योंकि कम से कम 3 उत्तर तो आ ही रहे हैं, 3 ऑप्शन सही है। तो हम देखें अगर BCD तीनों अगर सही होंगे तो आंसर कौन सा हो गया? D। ये चौथा ऑप्शन है वो सही होने वाला है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, ये सही है। प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या रह चुका हो, ये भी सही है। 10 वर्ष का अनुभव वाला प्रशासक रहा हो या रह चुका हो, ये भी सही है। आगे हम देखते हैं NPT और CTBT के संबंध में बात करें कि 1965 में NPT आया था, CTBT 1968 में आया था, तो उसके बारे में भारत ने उसके प्रति क्या नजरिया अपनाया? तो भारत ने न तो NPT और CTBT को हस्ताक्षरित किया और न ही उनका अनुमोदन किया। ये 4 नंबर ऑप्शन सही है। आगे हम देखते हैं निम्न में से किसने यह अनुमान लगाया कि 20वीं शताब्दी के औद्योगिकरण की मांगों के अनुरूप नव सामाजिक संस्थाओं की सुयोग्यतावश नौकरशाही अनुपयुक्त हो जाएगी। तो ये कथन किसका था, किसने अनुमान लगाया? ये इसका आंसर मेरे पास नहीं है, माफी चाहता हूँ। अगर आपके पास आंसर है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। 75वां क्वेश्चन हम देखें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज डिफाइंड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कि भारत के जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसने पॉलिटिकल पार्टी को किस रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो हम देखें इलेक्शन कमीशन ने नेशनल पार्टीज की बात की है, सही है। स्टेट पार्टीज की बात की है, सही है। रीजनिंग पार्टी की बात उन्होंने कहीं नहीं की है, और रजिस्टर्ड पार्टी की बात उन्होंने की है। तो ये आंसर 3 है वो संबंधित नहीं है, तो ये 3 आंसर हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन देखें, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते ने राज्यों को पहली बार ग्रीन उत्सर्जन की कटौती पर वैधिक रूप से बाध्य के लक्ष्य दिया था? तो वो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ही ये राज्यों को पहली बार ये वैधिक रूप से यानी कानून रूप से बाध्य लक्ष्य दिया था, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। 77वां क्वेश्चन देखें, एक कथन दूसरा तर्क है। कथन क्या है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद को विविध प्रकार से परिभाषित या संगठित तो किया जा सकता है, किंतु इन्हें समान सिद्धांतीकरण द्वारा सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है कि इनको राष्ट्र और राष्ट्रवाद को अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है, परंतु किसी एक सिद्धांत से सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। दूसरा, राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर विमर्श तो हो सकता है परंतु समान सिद्धांत से नहीं, ये भी बात बिल्कुल सही है। हम राष्ट्र पर और राष्ट्रवाद पर बातें कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, परंतु किसी एक तरीके से एक सिद्धांत से विचार विमर्श नहीं कर सकते। दोनों कथन सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। दूसरा जो आर है वो एक की व्याख्या भी करता है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही है।
भारत में कौन सा सबसे बड़ा G20 निवेशक है? तो हाल ही में जो G20 में सबसे बड़ा निवेशक बना है वो है यूके। कुछ लोग जापान भी बता रहे हैं, परंतु हाल ही में जो नवीन रूप से हम देखें तो यूके भारत में G20 देश के रूप में सबसे बड़ा निवेशक है। करंट के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पहली बार है कि राजनीति विज्ञान के जो इस पेपर में है करंट पर काफ़ी अच्छा जोर दिया गया। लगभग 10% पूछे गए हैं करंट के। 79 में यहाँ भी कथन दूसरा तर्क दिया गया है कि पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण के लिए व्यक्तियों की कोई आदर्श संख्या नहीं है। बिल्कुल सही है। और कार्य, समय, स्थान और सत्ता प्रयोजन जैसे कारकों की प्रवृत्ति के कारण नियंत्रण का क्षेत्र भी परिवर्तित हो गया, ये भी सही है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों कथन सही हैं। और ये जो दूसरा जो तर्क है वो कथन का है, वो व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए सही हो गया। 80वां हम देखते हैं कि हिंसात्मक गैर राज्य अभिकर्ता नहीं है। तो यहाँ हम देखें IS ये हिंसा पर आधारित है। बोको हरम ये भी हिंसा पर आधारित है। PLO ये संगठन है वो भी हिंसा पर आधारित है। और हेजबोला नहीं, ये हिजबुल्लाह है। ये पार्टी से संबंधित है, एज ए पार्टी है, वो हिंसात्मक नहीं है, शासन प्रक्रिया में भाग लेती है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन है। ये हेजबोला के रूप से आप है बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ हिजबुल्लाह है। ये जो गूगल ट्रांसलेट है वो काफ़ी टफ था। अगर इसका हम फर्स्ट पार्ट देखें ना तो वो और ज़्यादा टफ था। हिंदी का उसका जो ट्रांसलेशन है, ऐसा लगता है कि NTA के पास में हिंदी के है वो विशेषज्ञ नहीं है। उनको जो इंग्लिश वर्जन को ट्रांसलेट करने के लिए गूगल की सहायता लेनी पड़ती है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनियमित करता है? तो सुप्रीम कोर्ट है। संघ और राज्य के जो मध्य विवाद है वो केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी प्रारंभिक अधिकारी के द्वारा ही उसको अधिनियमित करता है। यानी केंद्र राज्यों के मध्य जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। आगे हम देखते हैं निम्न से विकास पर भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं। अगर भ्रष्टाचार होगा तो निम्न स्तरीय सामाजिक सेवाएं मिलेगी। सीधी सी बात है कि हम भ्रष्टाचार होंगे, कोई सामाजिक सेवाएं चलाए और उसमें भ्रष्टाचार हो जाएगा तो जितनी अच्छी सेवा आनी चाहिए उतना नहीं आएगा। निम्न आर्थिक वृद्धि होगी यानी आर्थिक वृद्धि बिल्कुल कम होगी। उच्च कर बोझ और सीमित सेवाएं, तो जब भ्रष्टाचार होगा सेवाएं अच्छी नहीं जाएगी तो सीधी सी बात है बोझ का दायरा है वो लोगों पर बढ़ जाएगा। कृषकों को उनके उत्पादन की बिक्री के अवसर भी कम प्रदान होंगे। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं। कुछ लोग ये बताते हैं कि केवल A और B सही हैं, परंतु मुझे लगता है ये चारों ऑप्शन सही हैं कि ये भ्रष्टाचार के कारण ये चारों नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं 83 इंटरनल कम्युनिकेशन कैन बी, आंतरिक जो है संचार है वो हो सकता है अपवार्ड, ऊर्ध्वगामी या डाउनवार्ड क्षैतिज, ठीक है, या अपवार्ड एंड डाउनवार्ड ओनली, या अपवार्ड डाउनवार्ड या एक्रॉस। तो ये 4 नंबर ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे हम 84वें क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि ये सुमेलित करना है कि किसने कौन सी अवधारणा दी थी। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो P हंटिंगटन है उसका तो सीधा सा आ रहा है कि प्रश्न भी आया था हंटिंगटन की लोकतंत्र की लहर, तो ये तो सीधा मिल गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये डेविड ईस्टन है उसने ये ब्लैक बॉक्स दिया था, और लुसियन पाइन ने वो विकास का सिंड्रोम दिया था, और मार्टिन लिप्सैट ने उसने राजनीतिक मानव की संकल्पना दी। तो हम देखते 3-1 और 4-2, 3-1 4-2 कहाँ आ रहा है? 3-1 4-2 ये आ रहा है नंबर 3 में। तो ये ऑप्शन सही हो गया। 85 में देखते हैं संस्थावाद और नव संस्थावाद के मध्य मौलिक अंतर को मुख्यतः किस सिद्धांत के द्वारा आधारित किया जा सकता है? तो ये आंसर हो गया अपना 4 अनुवेक्षणात्मक। 86 में हम देखते हैं कि निम्नलिखित विकास कार्यों को आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले कौन आया था? इंदिरा आवास योजना 1985 में, और उसके बाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हम देखें इसको 2000 में आया, 25 दिसंबर 2000 को।
और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये 2014 में आई थी, और ये अटल पेंशन योजना 2015 में आई थी। तो इसका अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले बी होगा, बी के बाद में ए, और फिर सी डी, बी ए सी डी, ये 3 नंबर ऑप्शन आ रहा है। 87 देखें 91 संविधान संशोधन से संबंधित है कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या कितने से अधिक नहीं होगी, तो 15%, लोकसभा के 15% सदस्यों अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद का आकार से संबंधित है 91 संविधान संशोधन अधिनियम। नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग हम देखते हैं एक स्टाफ अभिकरण है। स्टाफ अभिकरण का मतलब होता है कि सलाह देना, जो सलाहकारी संस्था होती है, तो ये स्टाफ अभिकरण है। कुछ लोग कहते हैं ये एक सहायक अभिकरण है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। कैसे कि अगर सहायक अभिकरण होता तो ये भी ऑप्शन सही होता और ये भी सही होता कि न तो स्टाफ है, न ही सूत्र या लाइन है। तो दो ऑप्शन सही हो सकते थे, इसलिए हम देखते हैं ये स्टाफ अभिकरण है, ये नीति आयोग एक स्टाफ अभिकरण है। इससे पहले की जो संस्था थी योजना आयोग, वो भी एक स्टाफ अभिकरण थी। उसका कार्य क्या है, सलाह देना। और कैसे सलाह देना, अब वर्तमान में ये है कि सलाह भी देती हैं और तकनीकी सलाह भी देती हैं, तो ये दोनों काम नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, तो ये एक स्टाफ अभिकरण है। 89 में हम देखते हैं कि निम्नलिखित किस देश के साथ भारत ने आर्थिक साझेदारी समझौता किया। वर्तमान अभी उन भारत ने सेफा समझौता किया था, CEFA समझौता किया था, किसके साथ किया था, जापान के साथ में। 90वां क्वेश्चन देखें, आसियान से भारत किस राजमार्ग को वियतनाम तक विस्तार करने की बातचीत कर रहा है, तो भारत म्यांमार और जो थाईलैंड का जो मार्ग है उसको आसियान है वियतनाम तक ले जाने की बात कर रहा है, तो आंसर होगा ए। आगे हम देखते हैं जस इन बेलो पद का अभिप्राय क्या है कि युद्ध का उचित संचालन करना, ये 3 नंबर हो गया। 92 में देखते हैं कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, तो पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे, और क्रिप्स है उसका अध्यक्ष था। हम यहाँ देखते हैं कि वेवेल है वो वाइसराय रह चुका है, रिपन भी वाइसराय रह चुका है, माउंटबेटन भी वाइसराय था, तो ये तो वाइसराय थे, इस कारण ये तीनों होने से रहे, तो पहला ऑप्शन सही है। एकमात्र जनजाति नेता जिन्हें भारतीय संसद के संग्रहालय में चित्रण द्वारा सम्मानित किया गया, तो वो एकमात्र जनजाति नेता कौन है, बिरसा मुंडा, जिनका अभी इसी साल पिछले साल है इनका चित्र वो लगाया गया था। निम्न में से कौन सा है संगत है, समावेश गस्ट USA, जिसको मेल्टिंग पॉट भी कहते हैं, ये बॉइलिंग पॉट इजराइल, बिल्कुल सही है। सलाद का कटोरा भारत, ये बिल्कुल सही है। ये फल का जो कटोरा है वो चाइना के लिए प्रयुक्त होता है, यहाँ UK आया हुआ है, तो ये असंगत है। 4 नंबर, मदन मोहन पुंछ आयोग जो 2007 में गठित किया गया था, वो किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था, केंद्र राज्य संबंध के लिए, कि 1985 में जो प्रशासनिक सुधार आयोग सरकारी आयोग लाया गया था, उसके बाद की जो 2 दशकों का जो पीरियड था, उसमें जो केंद्र राज्य के बीच में जो वाद विवाद हुआ या उनके जो संबंध है उनका अध्ययन करने के लिए मदन मोहन पुंछ आयोग का गठन किया गया था। किसने कहा था कि जब कूटनीति का अंत होता है तब युद्ध प्रारंभ होता है, तो ये है कथन बिल्कुल निष्पक्ष रूप से एडोल्फ हिटलर का कथन है। 97 में देखें, नव लोक प्रशासन के कथ्यों को 5 मदों के अंतर्गत सापेक्षित करते हैं, प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता, परिवर्तन और ग्राह्य केंद्रित। तो ये जो लोक प्रशासन को है 5 मदों के अंतर्गत जो वर्गीकृत किया है वो फ्रैंक मेरिनी है, उसने किया था। वाल्डो ने 4 भागों में बांटा था, परंतु फ्रैंक मेरिनी ने 5 भागों में बांटा था, और ये पांचों के पांचों है वर्गीकरण फ्रैंक मेरिनी के हैं, तो ऑप्शन होगा ए। 1, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था, तो उसके अंतर्गत भारत को किन नदियों पर अन्य अधिकार दिया गया था, तो भारत को रावी, व्यास, सतलज पर है अन्य अधिकार दिया गया था। इन नदियों का पानी है भारत 100% यूज कर सकता है। तभी जो अभी पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद में भारत सरकार ने नीति बदली और कहा कि रावी, व्यास और सतलज का 1 बूंद पानी है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल करंट से संबंधित प्रश्न है, ये चर्चा में काफ़ी आया था, इसलिए ये प्रश्न करंट से संबंधित आ गया।
अब देखते हैं इनमें से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है किंतु राज्य द्वारा इकट्ठा किया जाता है और राज्य द्वारा ही प्रयुक्त किया जाता है, विनियोजित किया जाता है। तो वह स्टाम्प ड्यूटी और औषधि और प्रसाधन सामग्रियों पर शुल्क, ए बी। तो केवल ए बी ऑप्शन सही है। लास्ट वाला हम क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस भारतीय परंपरा को हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया? तो अभी दिसंबर लास्ट और जनवरी में कुंभ का मेला आयोजित किया गया था, तो उस कुंभ के मेले को है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। तो ये कुंभ ऑप्शन है सही होगा। इससे पहले योग को भी है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया, परंतु वो पिछले वर्ष था, इसलिए हाल ही में ये योग को 2017 में घोषित किया था, 2019 में कुंभ को घोषित किया गया था, इसलिए उत्तर होगा कुंभ। तो इस प्रकार साथियों सभी 100 क्वेश्चन के हैं आंसर देने का प्रयास किया गया है। कुछ प्रश्नों के आंसर मैं नहीं दे पाया, और तो आशा करता हूँ कि आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। और हो सकता है कि कई प्रश्नों पर है कंट्रोवर्सी हो, आप मुझसे सहमत नहीं हो, तो उस पर है आप अन्यथा ना जाए, केवल अपने विचार के द्वारा है, कमेंट के द्वारा है मुझे ये बताने का प्रयास करें कि मैं कहाँ गलत था या रहा हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको लाभ पहुँचेगा और आपका मार्गदर्शन कहीं न कहीं निश्चित रूप से ज़रूर हुआ होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।